मेरी बड़ी बहन आरती की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी काफी सुंदर हैं और जीजा जी भी काफी हष्ट-पुष्ट हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थीं, क्योंकि जीजा जी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजा जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थीं। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजा जी के फ़ोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थीं, इतनी जल्दी कैसे आऊं? कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फ़ोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आ गईं और दीदी ने फ़ोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया, क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीज़ें बना ली थीं और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजा जी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज़ लगाई। दीदी बाहर आते ही बोलीं, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फ़ोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गईं और बोलीं, मेहमान, आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयारी कर लेते। जीजा जी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए। अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजा जी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजा जी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आईं और जीजा जी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाईं, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजा जी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। यह सुनकर दीदी शर्माकर मुस्कुराईं और वहां से चली गईं। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जिज्जू अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी, जो मुझे बहुत पसंद थी और दीदी को भी। थोड़ी देर में जिज्जू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए। मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने लायक था। वो थोड़ा खींचकर कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। मैंने तुरंत कहा, दीदी, अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा ठिठकीं और बोलीं, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उसी वक्त जिजू ने कमरे से आवाज लगाई, आरती, पानी चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जिजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जिजू के कमरे में चली गईं। मैंने सोचा, अभी आएगी, अभी आएगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आईं। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थीं। मैंने घबराकर पूछा, दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, देखती हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजू ने कहा, अरे, तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। यह कहते हुए वे वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गई और वहां से मेरा फ़ोन चार्जर उठाकर जीजू को देने उनके कमरे में चली गईं। मैंने सोचा कि चार्जर देकर वो तुरंत वापस आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गई
और दीदी का कोई अता पता नहीं था। मैंने एक बार फिर से दीदी को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्जर लगाकर फ़ोन की चार्जिंग में व्यस्त होंगी। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं अपना फ़ोन चलाने लगी। आधे घंटे बाद मेरा फ़ोन डेड हो गया। उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं इधर उधर चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी ले गई हैं। अब मैं असमंजस में थी, क्या चार्जर लेने के लिए जाऊं या नहीं। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी और बोरियत भी हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद चार्जिंग अभी शुरू ही हुई होगी। मन ही मन मैंने तर्क किया कि आजकल के फास्ट चार्जर कितनी जल्दी फ़ोन चार्ज कर देते हैं। फिर भी कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिनकी बैटरी इतनी धीमी चार्ज होती है कि चाहे कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो, वक्त लग ही जाता है। मैं सोचने लगी कि एक बार जाकर देख ही लूं कि जीजू का फ़ोन कितना चार्ज हुआ है, या फिर अभी चार्जिंग शुरू ही हुई है। लेकिन यह विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आखिर मुझे कमरे में जाना चाहिए या नहीं। मुझे बोरियत महसूस हो रही थी और फ़ोन के बिना समय काटना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार मैं चार्जर लेने के लिए जीजू और दीदी के कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वह अंदर से बंद था। खिड़की भी पूरी तरह से अंदर से बंद थी, लेकिन कमरे के अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जो कांच की खिड़की से दिख रही थी। मैंने सोचा, सो तो नहीं गए होंगे। कुछ पल ठिठकी, फिर दीदी को आवाज़ लगाई। पहली बार कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर आवाज़ दी, तब दीदी की आवाज़ आई। क्या है? क्यों परेशान कर रही है इस टाइम पर? मैंने कहा, दीदी, वो मेरा फ़ोन चार्जर अंदर रह गया है। मेरा फ़ोन बंद हो गया है, चार्जिंग करनी है। जीजू का फ़ोन चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो। दीदी ने थोड़ी खींच भरी आवाज़ में कहा, अरे, नहीं हुआ है फ़ोन चार्ज। तुम्हारे जीजू के फ़ोन को चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है। चार्जिंग तो अभी अभी शुरू हुई है। तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने कहा, दीदी, बस 10 मिनट के लिए चार्जर दे दो। मेरा फ़ोन फास्ट चार्जिंग करता है। दीदी ने जवाब दिया, ठीक है बाबा, लाती हूँ। तू अपने कमरे में जा। मैं अपने कमरे में लौट गई। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आईं और बोलीं, ये ले तेरा चार्जर, अब परेशान मत कर। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नज़र दीदी पर पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी, आपने ये क्या पहना है? ये तो जीजू का शर्ट है। आप तो साड़ी में थी ना? दीदी ने झेंपते हुए कहा, चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। यह कहकर दीदी वापस कमरे में चली गईं। मैंने चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 मिनट में मेरे फ़ोन की काफ़ी बैटरी चार्ज हो गई थी। मैंने सोचा, चलो, अब चार्जर वापस दे आती हूँ। अगर दीदी सो भी रही होंगी तो मैं खुद जीजू का फ़ोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। मैं चार्जर लेकर दीदी और जीजू के कमरे की ओर गई। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। शायद दीदी जल्दी में बंद करना भूल गई होंगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, मेरे सामने ऐसा नज़ारा था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज़ देनी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल सकती थी कि यह शादीशुदा जोड़ा है। मुझे उन दोनों को देखकर बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन दीदी और जीजू को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ और उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद जो हुआ, उसे जानकर आप इतने हैरान हो जाएंगे कि आपको एक बड़ा झटका लगेगा। कहानी का अगला भाग जानने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको यह पहला हिस्सा अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी के दूसरे भाग को जल्द ही लाने की कोशिश करूंगी। बस एक लाइक कर दीजिए और मेरा काम है कहानी का अगला हिस्सा आप तक पहुंचाना। वीडियो पर 1000 लाइक्स होते ही पार्ट 2 आ जाएगा। मेरी तब तक मासी के बहुत लिए सुंदर और बाय। जवान थी। उसकी उम्र करीब 35 साल रही होगी, लेकिन उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह 35 साल की है। मेरे माता पिता के निधन के बाद मैं अपनी मासी के घर रहने चला गया। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी और मैंने हाल ही में 12वीं का एग्जाम दिया था। एक दिन रात में ऐसा हुआ यूं कि मासी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस दिन मेरे मौसा घर पर नहीं थे। तब मासी ने मुझसे कहा, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। ऐसा कहकर उसने मुझे अपने कमरे में सुला लिया।
और नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप है और आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको जरूर आनंद आएगा। यह कहानी मेरी मासी और मेरे बीच की है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरे दादा दादी भी बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब कोई भी रिश्तेदार मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं था। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। जब मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ तब मेरे सारे रिश्तेदार मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरी मासी ने फैसला किया कि वह मुझे अपने घर ले जाएगी। उसने कहा, तू मेरी बहन की आखिरी निशानी है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरे मौसा को यह पसंद नहीं आया। वह गुस्से में बोले, मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकता, इसे किसी अनाथालय भेज देना ही ठीक रहेगा। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं था, बल्कि दूसरों के फैसलों पर निर्भर था। मगर मासी ने हाथ जोड़कर मौसा से कहा, आप इसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? संदीप पहले ही बहुत दुख झेल चुका है। लेकिन मौसा तब भी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, सुजाता, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, उसमें घर चलाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और अब मैं इसकी जिम्मेदारी कैसा ले सकता हूँ। तब मासी ने कहा, हम इसके घर को किराए पर लगा देंगे और भाई साहब की दुकान भी किराए पर दे देंगे। इससे संदीप की परवरिश में आपार कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तब मौसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाकर हाँ कह दिया। लेकिन उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह अभी भी खुश नहीं थे। आखिरकार मैं मासी के साथ उनके घर आ गया। अब मासी मेरी बहुत देखभाल करने लगी, लेकिन वह मेरी देखभाल सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे मासी का घर 4 कमरों का था। उसमें से एक कमरा मुझे दे दिया गया जो बहुत छोटा था। उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड और एक अलमारी थी। मेरा माता पिता का घर और दुकान मासी और मौसा ने किराए पर दे दिया था। उसी पैसे से उन्होंने मेरे लिए कपड़े खरीदे और स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। अब मैं ग्रेजुएशन की पहले सेमेस्टर में था, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। कॉलेज में भी मन नहीं लगता था। हर समय माँ पिताजी की याद आती थी। तब मैं अक्सर अकेला रहता और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा माँ पापा को याद करके रो रहा था। तभी मासी अंदर आई। उसने मुझे रोते हुए देखा और मुझे अपने पास खींच लिया। फिर मासी ने मुझे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, चिंता मत करो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दुख भी कम हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने मेरे पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अचानक मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई और मैं डर गया। तब मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। अब क्या होगा? इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं? तभी मासी ने फिर से मेरी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। तभी मैंने महसूस किया कि उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। उस समय मौसा घर पर नहीं थे। वैसे भी मौसा को आने में हमेशा देर हो जाती थी, लेकिन उस दिन मैंने हिम्मत करके मासी को खुद से दूर कर दिया। तब मैं मासी की आंखों में देखने से बचने की कोशिश किया, लेकिन तभी उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। फिर वह मेरे हाथ पर लगी चोट को देखने लगी, क्योंकि 3 दिन पहले एक छोटा सा हादसा हुआ था जिससे मेरे हाथ में हल्की चोट आई थी। मासी ने कहा, ये तो बहुत गहरी चोट है, मैं दवा लगा देती हूँ। मगर मासी के इस व्यवहार से मुझे अजीब लगने लगा था। मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं खुद दवा लगा लूंगा। उस दिन के बाद से मासी के व्यवहार में बड़ा बदलाव आने लगा। अब वह घर में छोटे और तंग कपड़े पहनकर घूमने लगी। सुबह के काम निपटाकर वह मेरे कमरे में आ जाती और सहारा देने के बहाने कभी मेरे कंधे, कभी मेरी पीठ, तो कभी मेरी कमर पर हाथ फेरने लगती। मैं हर बार उसका हाथ हटा देता, लेकिन वह पीछे नहीं हटती थी। एक दिन उसकी हरकतों से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने साफ कह दिया, मासी, मेरी देखभाल करना बंद करो। मैं अब ठीक हूँ और जो कुछ हुआ उसे भूल चुका हूँ। अब मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाओ। तब मेरी बात सुनकर मासी थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने अपना व्यवहार नहीं बदला। जाते जाते वह मुस्कुराकर बोली, संदीप, आज रात तुम्हारे लिए चिकन बना रही हूँ, तुम्हें चिकन बहुत पसंद है ना? तब मैंने सीधे मना कर दिया और कहा,
नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप मौसा की आर्थिक स्थिति देखते हुए खाना बनाओ। उन्होंने मुझे यहाँ रहने दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मुझसे इस तरह की फरमाइशें मत करो। तब मैं गुस्से में बोल रहा था, लेकिन मासी ने मुझे शांत करते हुए कहा, तू मेरे लिए बहुत खास है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हें चिकन पसंद है, इसलिए बना रही हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। रात को जब मौसा घर आए और टेबल पर चिकन देखें तो गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने मासी से कहा, सुजाता, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी हालत के हिसाब से खाना बनाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी को भी कुछ भी बनाकर खिला सकूं। तब मौसा की ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैं प्लेट में चिकन लेने ही वाला था, लेकिन उनके शब्दों ने मेरी भूख खत्म कर दिया। तभी मासी ने देखा कि मैंने चिकन की प्लेट अलग सरका दिया, तो इस पर वह बोली, संदीप बेटा, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर वह मौसा से बोली, ये चिकन तुम्हारे पैसों से नहीं बनी है, ये संदीप के घर और दुकान के किराए के पैसों से बनी है। यह सुनकर मौसा को और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर अब तुम इस तरह हिसाब रखने लगी हो तो ठीक है, ये चिकन मेरे पैसों से नहीं बनी तो मैं इसे क्यों खाऊंगा। इतना कहकर वह गुस्से में उठकर चले गए। तभी मासी ने गुस्से में कहा, तुम इस तरह का तमाशा क्यों कर रहे हो? मैंने कब कहा कि तुम इसे मत खाओ? तब मौसा गुस्से में अपने कमरे में चले गए। इधर मैं भी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि एक तरफ मौसा मुझसे हमेशा गुस्से में रहते थे और दूसरी तरफ मासी मेरे साथ अजीब हरकतें करने का मौका ढूंढती रहती थी। अगर मौसा को यह पता चल जाता कि हमारे बीच ऐसा कुछ हो रहा है तो वह मेरे और मासी के साथ क्या करेंगे, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तब मैं ये सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। तभी मासी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, छोड़ो ना, उनका तो रोज का ही ड्रामा है, तुम बस बैठो, तुम्हारे लिए ही मैंने खास कर चिकन बनाई है। इतना कहकर उसने मेरे मुंह के पास एक कौर लाया और मेरी इच्छा न होते हुए भी मुझे उसे खाना पड़ा। फिर मैं खुद ही अपनी थाली में खाना लेने लगा। तभी मासी बोली, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। फिर वह एक कौर मुझे खिलाती और दूसरा खुद खा लेती। तब उसकी नजरें अजीब तरह से मुझ पर थीं। वह मेरी मासी थी, लेकिन उसकी हरकतें देखकर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। तभी वह बोली, संदीप, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम सिर्फ 18 साल के हो, बल्कि तुम तो किसी फिल्म के हीरो जैसे लगते हो। दोस्तों, मासी भी किसी हीरोइन से कम नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। शायद इसी वजह से वह मुझसे इतनी करीब आने की कोशिश कर रही थी। मासी की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था, और शायद इसीलिए वह और मौसा हमेशा झगड़ते रहते थे। जब भी मौसा घर आते तो किसी न किसी बात पर दोनों में बहस हो जाती थी। एक दिन मैं नहाकर वॉशरूम से बाहर निकला और बाल पोंछते हुए अपने कमरे में चला गया। तभी मासी मेरे कमरे में आई और बोली, संदीप, नाश्ते में क्या खाओगे? तब मैंने जवाब दिया, मासी, जो रोज बनता है वही खा लूंगा। इतना कहकर मैं फिर से तौलिए से अपने गीले बाल पोंछने लगा। तब जल्दी में होने के कारण मैंने तौलिया टेबल पर ही रखा और स्कूल के लिए तैयार होने लगा। तभी मासी मेरे पास आई और बोली, तुम्हें तो अपनी देखभाल करनी भी नहीं आती। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बैठा दिया और खुद तौलिया लेकर मेरे बाल पोंछने लगी। तब मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं अब छोटा बच्चा नहीं था कि मासी मेरे सारे काम करे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा खुला और मौसा सीधे कमरे में आ गए। मौसा यह सब देखकर गुस्से में लाल हो गए। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें सिर्फ इसकी ही चिंता है? बाहर आओ और मुझे नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर मौसा गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। तब मैंने तुरंत मासी से कहा, मैं खुद अपना सिर पोंछ सकता हूँ, आप जाइए और मौसा को नाश्ता दीजिए। फिर मैंने मासी के हाथ से तौलिया झटके से लिया और बेड पर फेंक दिया। फिर जल्दी से अपने बाल ठीक किया, स्कूल बैग उठाया और बिना नाश्ता किए घर से निकलने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, मौसा की तेज आवाज सुनाई दी, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? संदीप अब छोटा बच्चा नहीं रहा, वह जवान लड़का है, और तू बेधड़क उसके कमरे में घुसी चली आती है। मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तब मौसा की इन बातों ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। एक पल के लिए तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया।
फिर मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। फिर सोचने लगा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मौसा की बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थीं। मैं फिर सोचने लगा कि शायद मौसा गुस्से में यह सब बोल रहे हैं। उस दिन मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने शांति से बैठकर सोचा और फैसला किया कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होकर इस घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ उसने मेरे होश ही उड़ा दिए। रोज रात को मासी मुझे दूध और बादाम देती थी और कहती थी, इसे खाकर सो जाओ, इससे तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तब मैं रोज दूध और बादाम खा लेता था, लेकिन जैसे ही मैं दूध पीता मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे होश ही नहीं रहता। सुबह उठने के बाद मुझे बहुत अजीब लगता था, जैसे मैंने कोई भारी काम किया हो। मेरा शरीर बहुत थका हुआ महसूस होता था, लेकिन मैं इसे नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी मासी दूध लेकर आई और बोली, संदीप बेटा लो दूध पी लो। तब मैंने दूध पीने से मना कर दिया। इस पर मासी नाराज हो गई और बोली, ऐसा मत सोचो कि ये दूध तुम्हारे मौसा के पैसों से आया है, ये तुम्हारे पापा के घर और दुकान के किराए से आया है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। तब मैंने फिर से कहा, नहीं मासी, मैं आज से दूध नहीं पीऊंगा। सच तो यह था कि मौसा की आर्थिक हालत देखकर मुझे दूध लेने का मन ही नहीं करता था, लेकिन असली वजह कुछ और थी। अब धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था कि दूध पीने के बाद मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आती थी। अब मासी मेरे बहुत करीब आ गई। उसने हल्के कपड़े पहने थे। फिर उसने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, संदीप अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरे मन में सवाल आ रहा था कि मासी मेरे इतने करीब क्यों आ रही है, आखिर वह मुझसे क्या चाहती है। फिर उसने दूध का गिलास उठाया और जबरदस्ती मेरे मुंह से लगा दिया। तब मेरी इच्छा न होते हुए भी मुझे दूध पीना पड़ा, लेकिन मासी का ऐसा करने के पीछे कोई और ही वजह थी जो मुझे धीरे धीरे समझ आ रही थी। दूध पीने के बाद तुरंत ही मासी कमरे से बाहर चली गई। तब मेरी परीक्षा नजदीक थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात देर तक जाकर पढ़ाई करूंगा। लेकिन दूध पीने के बाद अचानक मेरा सिर भारी हो गया और मुझे बहुत गहरी नींद आने लगी। तब मैं खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे झपकी आने लगी और फिर मैं गहरी नींद में चला गया। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही थीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। तब मुझे किसी की आवाज भी सुनाई दी, जो या तो किसी बिल्ली की थी या किसी औरत की। मैं कुछ समझ नहीं पाया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरा शरीर बहुत थका हुआ महसूस हो रहा था। फिर मैंने बेड पर बैठकर देखा तो कमरे में मेरी किताबें बिखरी पड़ी थीं। तभी मुझे याद आया कि मैं पढ़ते पढ़ते ही सो गया था, लेकिन सुबह मेरी सारी किताबें टेबल पर सही तरीके से रखी हुई थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी चादर दूसरी तरफ पूरी अस्त व्यस्त पड़ी थी, जैसे कोई मेरे साथ वहां सोया था। यह सब देखकर मेरे सिर में चक्कर आने लगे। फिर मैंने अपना सिर पकड़ लिया और वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। फिर मैं वापस कमरे में आया तो देखा कि मेरे बेड पर किसी का एक झुमका पड़ा था। तब मैं सोचने लगा कि रात भर मेरे कमरे में कौन था और ये झुमका किसका है। फिर मैंने झुमका उठाया और सोचते हुए वहीं बैठ गया। तभी अचानक दरवाजा खुला और मासी अंदर आई। तब वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसके बाल भी गीले थे, जैसे उसने अभी अभी नहाया हो। तब मैंने जल्दी से झुमका अपनी मुट्ठी में दबा लिया। फिर मैंने पूछा, मासी तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इस पर वह बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारी चादर ठीक करने आई थी। तब मैंने कहा, नहीं मासी, मैं खुद कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन उसने जिद की, नहीं मैं ही करूँगी। तब मैं थोड़ा शांत रहा। फिर उससे कहा, मासी कल रात मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। मेरी किताबें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन सुबह सब कुछ सही जगह पर रखा था। यह सुनकर मासी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ देर चुप रही, फिर हंसते हुए बोली, हाँ मैं रात में तुम्हारे कमरे में आई थी और तुम्हारी किताबें टेबल पर रख दी थीं। तब मैंने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे थे। तभी मेरी नज़र मासी के कानों पर गई। तब उसके एक कान में झुमका था, लेकिन दूसरे में नहीं। इस पर मैंने पूछा, मासी
तुम्हारा दूसरा झुमका कहाँ है? तब उसने तुरंत अपना कान छुआ और घबरा गई। फिर बोली, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गया होगा, यहाँ कौन चोरी करने आएगा। तब मैंने अपना मुट्ठी खोला और उसके सामने झुमका रख दिया। इस पर वह कुछ नहीं बोली, बस मेरी ओर देखती रही। फिर उसने मेरे गाल को हल्के से छुआ और कमरे से बाहर चली गई। अब मुझे मासी पर शक होने लगा था। मैंने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सका। धीरे धीरे मासी की तबीयत खराब होती गई। उसे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था और अब वह घर के काम भी नहीं कर पा रही थी। मौसा उसकी हालत देखकर बहुत परेशान थे। आखिरकार माउस उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मौसा के होश ही उड़ गए। फिर मौसा मासी को घर लेकर आए और उस पर बहुत गुस्सा करने लगे। तब मैंने पहली बार मौसा को इतना गुस्से में देखा था। तभी मौसा चिल्लाकर बोले, तूने यह पाप कब किया? तेरे पेट में किसका बच्चा है? तूने मेरे साथ धोखा किया। तब मैं यह सब सुनकर चौंक गया। वैसे मासी पहले से ही बीमार थी और मौसा उस पर गुस्सा कर रहे थे, इसलिए मैंने उनसे कहा, मौसा, आपको दिख नहीं रहा कि मासी बीमार है और आप उस पर चिल्ला रहे हैं? तब मेरी बात सुनते ही मौसा ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से से बोले, यह सब तेरी ही वजह से हुआ है। तुझे अपनी मासी के साथ ऐसा करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके मौसा से कहा, आप क्या कह रहे हैं? मासी आपकी पत्नी है, वह गर्भवती है, तो आपको खुश होना चाहिए। आप तो इतने सालों से बच्चे की इच्छा कर रहे थे, अब जब आप पिता बनने वाले हैं तो फिर आपको खुशी क्यों नहीं हो रही और मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मासी मेरे लिए माँ जैसी है, मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी मौसा गुस्से से बोले, नालायक, मैं बाप नहीं बन सकता, मेरे पास वो क्षमता नहीं है। यह सुनकर मैं सुन्न रह गया। तब मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर बम फोड़ दिया हो। तब मैंने फिर से कुछ बोलने की कोशिश किया, लेकिन तुरंत मौसा ने फिर से मुझे एक थप्पड़ मार दिया। उधर मासी अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। फिर मौसा ने हम दोनों को अपने घर से निकाल दिया और गुस्से में कहा, अब तुम दोनों जहां चाहो जाओ, लेकिन दोबारा कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तब मासी बहुत रो रही थी। उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी और अब यह सब देखकर वह और ज्यादा कमजोर पड़ने लगी। तब यह वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उससे कुछ पूछूं, इसलिए मैं उसे अपने घर ले गया। वहां मैंने किराने की दुकान के मालिक से कहा कि वह तुरंत घर खाली कर दे और फिर मैं और मासी अकेले उस घर में रहने लगे। फिर एक दिन मैंने मासी से कहा, तुम हर रात मुझे दूध देती थी, शायद उसमें कोई दवा मिलाकर, और उसी का फायदा उठाकर तुमने मेरे साथ यह सब किया। अब यह बच्चा तुम्हें अकेले पालना होगा, मैं इसे अपना नाम नहीं दूंगा। उस वक्त मासी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। अगले दिन मासी ने मुझसे कहा, संदीप, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारे मौसा का ही है। यह सुनकर मैं चौंक गया। फिर मासी ने आगे बताया, तुम्हारे मौसा को लगता था कि वह कभी पिता नहीं बन सकते, लेकिन अगर सही इलाज किया जाता तो उन्हें संतान हो सकती थी। मुझे यह बात पहले से पता थी, इसलिए मैं उन्हें बिना बताए दवा देती रही। दवा खाने के बाद उनके पिता बनने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताती तो वह मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। और तुम्हें जो दूध देती थी उसमें सिर्फ नींद की दवा होती थी, ताकि जब मैं तुम्हारे मौसा से मिलूं तो तुम कुछ महसूस ना करो और चुपचाप सो जाओ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तब मासी मुझे यह सब बताते हुए बहुत रोने लगी। फिर मुझे उस पर विश्वास हो गया। फिर समय बीतता गया। फिर मासी ने एक प्यारा सा बेटे को जन्म दिया। फिर उसने मौसा को एक संदेश भेजा, यह बच्चा तुम्हारा ही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो डीएनए टेस्ट करा सकते हो। अगर यह बच्चा तुम्हारा नहीं निकला तो मुझे तलाक दे देना, लेकिन अगर यह तुम्हारा निकला तो मुझे अपना लेना। फिर अगले दिन हम मौसा के पास गए और टेस्ट करवाया। फिर जो रिपोर्ट आई उसे देखकर मौसा अपना सर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि उस रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि वह बच्चा मौसा की ही थी। तब मौसा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने मासी से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो सुजाता, मैंने तुम दोनों पर शक करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। पिछले 9 महीनों में तुमने बहुत तकलीफें सही हैं, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अब तुम यहीं रहो और अपनी पढ़ाई पूरी करो। लेकिन तब मैंने एक फैसला कर लिया था। मैंने कहा,
मौसा, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। मैं अपना घर और दुकान अच्छे से संभाल सकता हूँ। तब मौसा ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने कभी तुमसे प्यार से पेश नहीं आया, हमेशा तुम पर गुस्सा करता था, लेकिन फिर भी तुमने अपनी मासी का इतना ख्याल रखा। तब मैंने बस हल्की सी मुस्कान दिया और वहां से चला गया। फिर मैंने अपने घर और दुकान को अच्छे से संभालना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।